नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर में। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कर रहे थे और उसमें थॉमस हॉब्स को हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने थॉमस हॉब्स का बैकग्राउंड जाना और ये जाना कि वो कौन से कालखंड से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी थिंकर्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो उनका जो कालखंड होता है, जो उनका बैकग्राउंड होता है, जिस कंडीशन में वो पले बढ़े होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उनके थ्योरी पे। तो इसलिए बैकग्राउंड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने बैकग्राउंड ढंग से समझ लिया है तो आपको उनकी थ्योरी समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसीलिए अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है थॉमस हॉब्स का तो प्लीज़ जाकर पिछला लेक्चर ज़रूर देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपका जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें अपने लेक्चर को और भी इम्प्रूव करने का एक मौका मिले। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग थॉमस हॉब्स का पिछले क्लास में हमने उनका बैकग्राउंड देखा था और एक स्टेट ऑफ नेचर और उसके बाद जो सॉवरेन स्टेट फॉर्म होने की जो प्रोसेस थी उसके बारे में मैंने आपको मोटा मोटी जानकारी दिया था। आज हम लोग थॉमस हॉब्स के उन्हीं थ्योरीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि यूपीएससी, खासकर यूपीएससी में उनकी थ्योरीज पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं एक बेस बनाकर और आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा और उसका ही बेस बनाकर हम लोग वो थ्योरीज समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज जो लेक्चर है इसका कंटेंट देख लीजिए कि हम लोग स्टेट ऑफ नेचर से शुरुआत करेंगे कि एक स्टेट ऑफ नेचर का ऑलरेडी आपके पास डेफिनेशन पता है और उसके बारे में जानकारी है आपके पास कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। क्योंकि लगातार 2 क्लास में हम लोगों ने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की है, डिस्कशन किया है। पहला जो लेक्चर था वो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में, उसमें भी हमने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की थी और थॉमस हॉब्स के बैकग्राउंड में भी हमने देखा था कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। ठीक है, आपके दिमाग में अब ये पूरी तरह से बैठ गया होगा कि स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसा हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कि स्टेट के फॉर्मेशन की पहले की कंडीशन है। यानी कि वो ऐसा एक कंडीशन है जहाँ पर कोई स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, लोग बिल्कुल फ्री हैं, अपने जो भी करना चाहते हैं उस तरह से, अपने जिस तरह से बिहेव करना चाहते हैं उस तरह से बिहेव करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे कि जो सॉवरेनिटी है, जो सॉवरेन जो फॉर्म हो रहा है वो उसका नेचर कैसा है और उसका ओरिजिन क्या रहा है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ है। और फिर हम लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करेंगे, हॉब्सियन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। 2017 में जो लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है हॉब्स से वो हॉब्सियन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से पूछा गया है। 2017 का ये क्वेश्चन था, लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना था। बहुत ही आसान है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आप न्यूज़पेपर में नेक्स्ट जो है कि न्यूज़पेपर में आप लोग प्रायः पढ़ते होंगे कि हॉब्सियन स्टेट के बारे में डिस्कशन होता होगा न्यूज़पेपर में। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, वो बिहेव करने लगती है किसी सॉवरेन, ऐसा एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की तरह बिहेव करने लगती है या फिर एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की तरह बिहेव करने लगती है। लोगों का जो राइट्स है उसको, उस पर जो लोगों का राइट्स जो हमें मिला हुआ है अपने मतलब कि ह्यूमन बीइंग के तौर पर या फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका हरास होने लगता है किसी गवर्नमेंट में, तो उसे हम कहते हैं हॉब्सियन स्टेट। और ये देखें कि हॉब्सियन स्टेट आखिर कैसा होता है और एक यहीं पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हॉब्स एज ए एब्सोल्यूटिस्ट कैसे दिखाई देते हैं, या कि हॉब्स को एब्सोल्यूटिस्ट क्यों बोला गया है या टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला क्यों बोला गया है। तो एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, कुछ क्वेरीज आ रही हैं नोट्स के लिए, जो कि कुछ क्वेरीज आ रही हैं कि आप सर आप नोट्स दे दें, कि एक शॉर्ट नोट्स हमें प्रोवाइड करें। देखिए, हम लोग जो क्लास में डिस्कशन करते हैं कुछ भी, वो बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में ही होता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में होता है। आप ये लेक्चर देख के भी आप अपने आप में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही एक कंक्लूसिव होता है और बिल्कुल टू द पॉइंट होता है हमारा लेक्चर। तो आप इससे खुद ही शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ऐसा कि शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है आपको, तो इसके लिए कुछ ज़्यादा डिमांड होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सिंगल व्यक्ति के लिए हमारे पूरी एक मशीनरी लगा देना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में, ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। तो अगर जिस तरह से कुछ लोग जुड़ते जाएंगे हमारे लेक्चर से, क्योंकि अभी हम लोग यूट्यूब पर नए हैं
कुछ जैसे लोग जुड़ते जाएंगे हमारे लेक्चर से और डिमांड आते जाएगा, तो फिर हम लोग एक चैनल क्रिएट करेंगे, टेलीग्राम चैनल, और उस पर आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, अपने चैनल के साथ जोड़ना होगा। चैनल आपका है, आप इसे ग्रोथ करें, सपोर्ट करें हमें, ठीक है। तो देखिए पहला जो है वो हम लोग स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं, जो थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर कैसा है। तो एक तरह से आपको स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कंप्लीट जानकारी है कि स्टेट ऑफ नेचर होता कैसा है, लेकिन थॉमस हॉब्स जो हैं वो स्टेट ऑफ नेचर को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए पहला जो हेडिंग है द स्टेट ऑफ नेचर। थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को किस तरह से देख रहे हैं। तो आपको पता ही है कि थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को इसलिए लाते हैं, जो पिछले क्लास में हमने भी डिस्कस किया था कि थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर की जो हाइपोथेसिस है, जो उसकी थ्योरी है, इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये समझना चाह रहे हैं मानव के प्रकृति को, ह्यूमन नेचर को ये समझना चाह रहे हैं। तभी तो ये बोलते हैं कि जब स्टेट ऑफ नेचर जब होगा, जब कोई भी स्टेट नहीं होगा, तो उस समय आदमी जिस तरह से बिहेव करता है वो अपने इनेट नेचर से बिहेव करता है, उसकी जो आंतरिक स्वभाव है उसी तरह से बिहेव करता है। तो जो थॉमस हॉब स्टेट ऑफ नेचर किस लिए ला रहे हैं, स्टेट ऑफ नेचर ला रहे हैं टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर। इसको आप लिख लें, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर, वो लेकर आ रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर की हाइपोथेसिस की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद इनकी किताब का नाम मैंने बताया था कि लेवियाथन जो इनकी किताब है, इसमें इन्होंने बहुत ही डिटेल ढंग से स्टेट ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस किया है। तो जो स्टेट ऑफ नेचर है डेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लेवियाथन एज ए कंडीशन डेट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर का जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि ऐसा कंडीशन जिसके वजह से हमें कॉमनवेल्थ का एक गठन करना पड़ा, एक स्टेट का गठन करना पड़ा, स्टेट का निर्माण करना पड़ा, सोसाइटी फॉर्म हुई, उसकी प्री कंडीशन के तौर पर हम स्टेट ऑफ नेचर देख रहे हैं, सीधा सीधा, ठीक है। यानी कि आपको जैसे कि पता ही है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो कि जहाँ पे किसी भी स्टेट का एब्सेंस है, यानी कि वहाँ पर कोई भी स्टेट है या सोसाइटी है उसकी अनुपस्थिति है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। और इसका जिक्र जो है कहाँ पे किया गया है, थॉमस हॉब्स के द्वारा, उन्होंने अपनी किताब लेवियाथन में किया है। और बाद में जो उनकी किताब आई द सीप, उसमें भी इन्होंने बहुत डिटेल ढंग से स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात किया। तो आपको ये किताब जरूर याद रहना चाहिए अपने आंसर राइटिंग में लिखने के लिए, ठीक है। हॉब्स के अनुसार क्या था कि स्टेट ऑफ नेचर में जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, कोई भी स्टेट नहीं था, कोई भी लॉ नहीं था, तो वहाँ पर लोग जो हैं वो अपने इनेट नेचर से जो भी स्वभाव था, इनेट नेचर जो उनका आंतरिक प्रकृति है वो परिलक्षित हो रहा था, वही बाहर आ रहा था। तो इस कंडीशन में हॉब्स बोलते हैं कि अगर आप इसके बारे में सोचें, थोड़ा अध्ययन करें, थोड़ा आप अपने आप में एक्सपीरियंस करें अपने आंतरिक रूप में, तो आप पाएंगे कि अगर कोई भी रूल हटा दिया जाए, कोई भी रूल, जितने भी रूल हैं जो संसार में, जो आपके आसपास जो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आप पे डाले गए हैं जो भी रूल कि आप उसको फॉलो कर कीजिए, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा हटा लिया जाता है तो मानव का जो स्वभाव होगा वो एक वाइल्ड एनिमल की तरह होगा, एक जंगली जानवर की तरह होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आदमी जंगली जानवर की तरह ही अपने एपेटाइट को, अपनी भूख को, अपनी वासना को पूरा करने के लिए वो सारे कार्य करता है, और उसके रास्ते में जो भी अड़चने आएंगी उसको वो दूर करने की कोशिश करेगा। यानी कि उसकी जो एपेटाइट है, जो उसकी भूख है, वो ही उसके लिए सर्वोपरि है, उसी को वो पूरा करने के लिए सारा काम करता है, ठीक है, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वो स्टेट ऑफ नेचर को बोल रहे हैं कि एक स्टेट ऑफ नेचर ऐसा है कि जहाँ पर आपको पूरी तरह से छूट है कि आप किसी की भी संपत्ति आप हड़प लें, किसी को भी आप अपने फ़ायदा के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, या अपने फ़ायदा के लिए दूसरे से दोस्ती भी कर सकते हैं। जिस तरह से ये मानव स्वभाव के बारे में बता रहे हैं कि इस तरह से मानव स्वभाव स्टेट ऑफ नेचर में है, ठीक है, और यही उसके नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हैं, वो थॉमस हॉब्स का ही स्टेटमेंट है जिसे आप लिख सकते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में मैन कैसा होगा, ही इज़ लाइक ए किंग हु बिलीव्स दैट ऑल क्रिएशन वाज मेंट टू डू हिज
डू हिज बिडिंग, यानी कि जितने भी संसार में जितने भी क्रिएशन हुई हैं उनके ही इच्छा को पूरा करने के लिए ही किया गया है, ऐसा आदमी सोचता है। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में। एंड हिज एक्ट्स रिफ्लेक्ट द बिलीफ, और जो भी मतलब कि उनका जो भी एक्शन हुआ वो क्या है, उनका ही बिलीफ सिस्टम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अपने कॉपी में अंकित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में ही एक और कंसेप्ट को ये इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इक्वालिटी। नेचुरल इक्वालिटी की बात करेंगे। ये हो सकता है कि आगे चलकर यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछे, वैसे ऐसे डायरेक्ट रूप में नेचुरल इक्वालिटी पर यूपीएससी द्वारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी संभावनाएं हैं कि नेचुरल इक्वालिटी पे क्वेश्चन पूछा जाए। नेचुरल इक्वालिटी यानी कि प्राकृतिक समानता की बात करते हैं ये। अब ये प्राकृतिक जो समानता है ये क्या है? इन द सेंस ऑफ, इन द आइज ऑफ हॉब्स, थॉमस हॉब्स ये बोलते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पर नेचुरल इक्वालिटी था। आप लोग बोलेंगे कि ये नेचुरल इक्वालिटी कैसे हो सकता है, जबकि मानव की जो कैपेसिटी अलग अलग है, मानव का स्वभाव अलग अलग है, मानव अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिफरेंटली एक्ट कर सकता है। तो हम कैसे मान ले कि जो स्टेट ऑफ नेचर में है वहाँ पर आदमी का एक नेचुरल इक्वालिटी थी। हॉब्स बात करते हैं कि हो सकता है क्योंकि कुछ लोग मसल रूप में, मसल पावर हो उनके पास, और अपने मतलब कि शारीरिक रूप में बहुत ज़्यादा उनके पास स्ट्रेंथ हो, शक्ति हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हों जिनका मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। कहने का मतलब है कि अगर उनमें कोई डिफरेंसेस है, अगर उनमें कोई डिफरेंसेस है भी, तभी भी वो कैंसिल आउट हो जाता है इन द स्टेट ऑफ नेचर। जो स्टेट ऑफ नेचर की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें ये जो डिफरेंसेस है वो कैंसिल आउट हो जाता है, और अंततः हम लोग देखेंगे कि सारे मनुष्य जो हैं उसमें बराबर हैं, उसमें एक नेचुरल इक्वालिटी है। यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पंचतंत्र की। शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, जो कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। इंडियन राइटर थे विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई। उसमें जो भी है मोरालिटी सिखाई गई है, किसके एक पात्र गढ़ा गया है जो जानवरों का पात्र है। उसमें आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक खरगोश होता है और एक शेर होता है। शेर क्या है, वो बाहुबली है, बिल्कुल शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर शेर बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा है तो खरगोश उसको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है आप इस कहानी में देख सकते हैं। खरगोश क्या है कि शेर को ले जाता है कुएं के पास, और कुआं के पास ले जाता है और उनको इस तरह से मैनिपुलेट करता है शेर को अपने मेंटल एबिलिटी से, कि वो बोलता है कि कुएं में एक और शेर है। इस तरह से शेर जो जंगल का राजा होता है उसको लगता है कि एक जंगल में दो राजा कैसे हो सकते हैं और मेरा कोई कंपटीटर कैसे आ सकता है। वो शेर पहुंचता है उस शेर को मारने के लिए, और जैसे ही वो कुएं के पास जाता है और कुएं के जल में अपना प्रतिबिंब देखता है, अपना रिफ्लेक्शन देखता है, तो उसको यही समझ में आता है कि शायद कुएं में एक और शेर है। और जिस तरह से वो दहाड़ता है उसी तरह से उसका इको गूंजता है और सीधे वो शेर को सुनाई देता है। तो वो सोचता है कि सच में एक शेर है उस कुएं में, और अंततः वो क्या करता है, वो कुएं में छलांग लगा देता है। तो यहाँ पर देखिए कि शेर क्या है, वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर जो खरगोश है वो मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यानी कि हुआ ना दोनों में नेचुरल इक्वालिटी, कि किसी न किसी तौर पे किसी न किसी क्षेत्र में कोई ना कोई स्ट्रांग जरूर होता है। ठीक है, आगे हॉब्स बात करते हैं। आप इसको अर्थशास्त्र में भी देख सकते हैं, जो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया, जिसके बारे में हम लोग जो इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट है उसमें भी पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र में भी आप जानते हैं मत्स्य न्याय की बात की गई है, यानी कि वैसा न्याय जहाँ पर जैसे कि समुद्र है, समुद्र में क्या है कि छोटी मछली, बड़ी मछलियाँ, सभी तरह की मछलियाँ होती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, और उससे जो बड़ी मछली होती है दूसरे मछली को खा जाती है। तो इस तरह से वहाँ पे कोई भी नियम कानून नहीं है, तो एक मत्स्य न्याय की तरह वहाँ पे बिहेव होता है, और वही एक न्याय वहाँ पे काम करता है, मत्स्य न्याय, जिसमें बड़ा छोटा को खा जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर क्या होगा, मत्स्य न्याय की तरह होगा। आप लिख सकते हैं मत्स्य न्याय। ठीक है, पंचतंत्र का आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अपने आंसर में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
तो स्टेट ऑफ नेचर क्या बोला जा रहा है? स्टेट ऑफ नेचर एक जंगल राज की तरह है जहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। जो शक्तिशाली होगा वो दूसरे को खा जाएगा, दूसरे को प्रताड़ित करेगा। यानी कि फिर ये इंट्रोड्यूस करते हैं नेचुरल इक्वालिटी के बाद ये इंट्रोड्यूस करेंगे जो नेचुरल राइट्स है। और नेचुरल राइट्स आपको बताया था मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले थ्योरी में कि जो नेचुरल राइट्स है, नेचुरल राइट का जब ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरल राइट्स, तो यहाँ पर नेचुरल राइट्स को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में याद कीजिए। आप जाकर उस लेक्चर को दोबारा देखिए, वहाँ पे मैंने बोला था कि हॉब्स मानते हैं कि नेचुरल राइट्स क्या है लोगों का, वो दूसरे पर दबाव बनाना, यही उनका नेचुरल राइट्स है। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में वो नेचुरल राइट्स होगा। स्टेट ऑफ नेचर में हमने क्या क्या बोला कि नेचुरल राइट्स भी होगा, नेचुरल इक्वालिटी होगी। और नेचुरल इक्वालिटी का भी हमने एक्सप्लेनेशन देखा कि किस तरह से नेचुरल इक्वालिटी है। नेचुरल राइट्स का मतलब इन्होंने क्या बताया था कि नेचुरल राइट्स जब स्टेट ऑफ नेचर में क्या है, नेचुरल राइट्स है, उसका मतलब है कि एक दूसरे को ऑपरेस करना, कि लोगों की खुली छूट है कि एक दूसरे को वो ऑपरेस कर सकते हैं, एक दूसरे को दबाव डाल सकते हैं एक दूसरे पर, अपने सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए, अपनी जो भी स्वार्थ है उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये है नेचुरल राइट्स। फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में ये फिर एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और जिसका नाम है नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी यानी कि प्राकृतिक जो स्वतंत्रता है इसकी बात करेंगे। और प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है आदमी के पास स्टेट ऑफ नेचर में, कि वो अपने आप को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, और यही नेचुरल लिबर्टी से जो चीज़ सामने आती है उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ, ये सब कीवर्ड्स है। अगर ये कीवर्ड्स आप अपने आंसर में किसी तरह से डालेंगे तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो नेचुरल लिबर्टी से ही नेचुरल लॉ निकल के आया। नेचुरल लिबर्टी क्या है? प्रिजर्वेंस ऑफ ऑन सेल्फ, यानी कि अपने आप को ही रक्षा करना। तो जब अब देखिए हम लोग किस तरह से बढ़ रहे हैं सिविल सोसाइटी के तरफ, सिविल सोसाइटी के निर्माण की तरफ, कि जब ये नेचुरल लिबर्टी को एक्सेप्ट करते हैं और ये बताते हैं कि नेचुरल लिबर्टी क्या है, अपने आप को प्रिजर्व करना। तो जब ये भावना आदमी में होगी कि सभी लोग बराबर हैं, नेचुरली इक्वली हैं, इक्वल हैं, और नेचुरल राइट्स है, क्योंकि नेचुरल राइट्स में सब एक दूसरे के ऊपर दबाव बना सकता है। ऊपर से नेचुरल लिबर्टी की बात किया, यानी नेचुरल लिबर्टी की वो भावना है कि अपने आप को प्रिजर्व कर सके, इस कंडीशन से एक दूसरे से प्रिजर्व कर सके। तो ये सब भावना ही मिलकर कलेक्टिव रूप में नेचुरल लॉ और ये सब मिलकर क्या निर्माण करेंगे, इसको पुश करेंगे स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि सब जानते हैं कि कोई भी यहाँ पर परमानेंटली स्ट्रांग नहीं है। हो सकता है कि आप आज स्ट्रांग हों, आप बाहुबली हों, लेकिन कल को हो सकता है जिस पे आपने अत्याचार किया है वो आपसे बलिष्ठ निकल जाए और आपको दबाने की कोशिश कर दे। तो यहाँ पर किसी का भी राइट्स, किसी का भी जो राइट टू लाइफ है वो प्रिजर्व नहीं हो सकता है। सबको कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए ये सारी कलेक्टिव जो इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो होगा स्टेट के फॉर्मेशन पर। आप एक डायग्राम के रूप में भी अपने नोट्स में इसको अंकित कर सकते हैं। मैं एक आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं इसका। तो देखिए कि स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर से ही क्या हो रहा है कि आप जा रहे हैं सिविल सोसाइटी के गठन के रूप में, गठन की तरफ जा रहे हैं कि सिविल सोसाइटी बनाया जाए, स्टेट बनाया जाए या सोसाइटी बनाया जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर में आपके पास क्या था? नेचुरल इक्वालिटी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेचुरल लॉ है, फिर नेचुरल लिबर्टी है, और क्या है? नेचुरल राइट्स है। अब इन सब का जो कलेक्टिव जो अप्रोच होगा, जो कलेक्टिव जो रिजल्ट होगा ये स्टेट ऑफ नेचर का, यही जो फोर्स करेगा ह्यूमन बीइंग को स्टेट के फॉर्मेशन की, और यहीं पर सॉवरेन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सॉवरेन स्टेट की फॉर्मेशन की तरफ ये जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी का भी राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है।
हर एक कोई किसी को बचा सकता है, हर एक कोई सबसे सामान्य है, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है। और यहाँ पर नेचुरल इक्वालिटी का एक और आप देख सकते हैं, एक और आप तर्क दे सकते हैं कि आखिर नेचुरल इक्वालिटी क्यों हुआ होगा। क्योंकि हम लोग ये भी जब भी बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ नेचर की, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, वो हिस्टोरिकल एविडेंस पे बेस्ड नहीं है। क्योंकि ऐसी कोई भी एविडेंस नहीं देते हैं थॉमस हॉब्स जो कि इस तरह से इस बात को प्रूफ कर सके कि कभी नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट कर रहा होगा। जब इसके इतर जो थॉमस हॉब्स हैं वो स्टेट ऑफ नेचर को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आदमी के स्वभाव को समझने के लिए। जो भी लेक्चर के शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर को यूज कर रहे हैं ह्यूमन स्वभाव, ह्यूमन नेचर को समझने के लिए। ये कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है इनके पास कि स्टेट ऑफ नेचर ऐसा रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, स्टेट ऑफ नेचर का हमारे पास कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा था इसके बारे में। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो नेचुरल इक्वालिटी है, अगर आप देखें कि हम लोग अभी इवॉल्व होकर जब हम लोग इस स्थिति में, प्रेजेंट डे के स्थिति में है कि जहाँ पर एक गवर्नमेंट, पूरी सरकार एक अच्छे से काम कर रही है, तो जब अच्छे से काम कर रही है तो यानी कि जब हम स्टेट ऑफ नेचर के बारे में सोच रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से कैसे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, हम एक सोच रहे हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि नेचुरल इक्वालिटी नहीं होता, कोई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता, तो वो लोग क्यों अपना कंसेंट देता स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। बात में दम है कि नहीं, कि अगर कोई स्ट्रांग व्यक्ति होगा, कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा, तो वो क्यों चाहेगा कि अपना अधिकार स्टेट को सौंप दे, क्योंकि वो तो हमेशा स्ट्रांग रहने वाला है। अगर तो उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो जो उनसे कमज़ोर है उस पर दबाव बना रहा है, उनसे काम निकलवा पा रहा है। ठीक है, तो ये भी जो है कि स्टेट की जो फॉर्मेशन हुई है, स्टेट में हम लोग रह रहे हैं, इस बात का परिचायक है, इस बात को प्रूफ करता है कि स्टेट ऑफ नेचर में सब इक्वल थे, है ना, नेचुरल इक्वालिटी थी। कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, और सबसे बड़ी बात कि परमानेंटली कोई स्ट्रांग नहीं था, परमानेंटली कोई वीक नहीं था। जो स्ट्रांगर है उसको भी हमेशा चिंता खाई थी कि कोई भी जो वीकर है वो कल स्ट्रांग बनेगा और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए सब में कंसेंट हुआ, इसीलिए सब में एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग एक सॉवरेन स्टेट का फॉर्म करें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग सॉवरेन स्टेट क्यों फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अपने नोट्स में और अपने आंसर राइटिंग में भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमने बात की कि नेचुरल राइट्स की, नेचुरल इक्वालिटी की, नेचुरल लिबर्टी की, ये सब के बारे में हमने डिटेल से समझ लिया। अब नेचुरल लॉ के बारे में बोलते हैं थॉमस हॉब्स कि नेचुरल लॉ जो होगा वो कोई नेचुरल लॉ जो है वो मोरालिटी पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, नैतिकता पर बेस्ड नहीं है कि नैतिकता बस ये आकर और सॉवरेन स्टेट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोरालिटी कोई इतर, ये मोरालिटी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर उनकी सेल्फ जो प्रिजर्वेशन है, जो अपने आप को बचाना है, वही नेचुरल लॉ में आपको दिख रहा होगा। कोई मोरालिटी बस ये स्टेट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, अपने ही मतलब कि अपने प्रिजर्वेशन के लिए, अपने राइट्स के प्रिजर्वेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए ये स्टेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये बोलेंगे कि नेचुरल लॉज डज नॉट एक्सप्रेस द रूल ऑफ मोरालिटी, इट इज सिंपली कंसिस्ट ऑफ मैक्सिम ऑफ प्रूडेंस एंड एक्सपेडियंसी। यानी कि अपनी ही जो भी उनकी यूटिलाइजेशन जो है कि कोई भी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसका उपयोग है, तो उपयोगिता की ही प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है नेचुरल लॉ। ठीक है, और नेचुरल लॉ ही आपको पुश कर रहा है कि आप सोवरेन स्टेट का फॉर्मेशन करें। इट इज़ द नेचुरल लॉ विच प्रॉम्प्ट्स मैन टू अबेंडन द स्टेट ऑफ नेचर। अभी हमने आपको बताया कि ये नेचुरल लॉ ही है जो कि आपको स्टेट ऑफ नेचर को छोड़ने और सोवरेन स्टेट में प्रवेश करने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये बात हुई स्टेट ऑफ नेचर की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सोवरेनिटी की, कि
सॉवरेनिटी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो अभी हमने देखा कि स्टेट ऑफ नेचर से ही हो रहा है, ये बात तो समझ में आया। लेकिन जो सॉवरेन है, जो फॉर्म हुआ है, उसका नेचर कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट, अभी सेगमेंट में। ये जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं कि ओरिजिन एंड नेचर ऑफ सॉवरेनिटी। यानी कि जो सॉवरेन जो स्टेट फॉर्म हुआ है उसका नेचर कैसा होगा और वो किस तरह से फॉर्म हुआ है। ये बात तो समझ में आ गई आपको अब पूरी तरह से। अब आप सपने में भी नहीं बोलेंगे इसे कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा था और स्टेट ऑफ नेचर से हम क्यों निकल रहे हैं और स्टेट का क्यों फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात आपको अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, ये बिल्कुल आपको डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है, क्योंकि जब लॉक पढ़ेंगे तो वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जब हम लोग रूसो पढ़ेंगे तो वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम लोग देख चुके हैं उस वाले लेक्चर में, इसलिए तीनों में डिफ्रेंशिएट करना बिल्कुल ज़रूरी है। तो देखिए कि जब सॉवरेनिटी का यहाँ पे जब थॉमस हॉब्स बात कर रहे हैं फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे जो सॉवरेनिटी फॉर्म हो रही है, सॉवरेन गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रहा है, वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है। याद रखिए कि सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी कॉन्ट्रैक्ट से ये फॉर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रू द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, यही सिंगल कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी भी बन रही है, सोसाइटी का भी फॉर्मेशन हो रहा है एंड स्टेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों का इसी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले हमने सोसाइटी बनाया और उसके बाद स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें। जब हम लोग लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि लॉक वहाँ पे मतलब कि डबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और वहाँ बोलते हैं कि पहले क्या हुआ कि सिविल सोसाइटी फॉर्म हुआ। ये लॉक बोल रहे हैं पहले सिविल सोसाइटी फॉर्म हुआ और उसके बाद स्टेट की फॉर्मेशन हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू हॉब्स जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट से ही सोसाइटी बन रहा है और इसी कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट ही बन रहा है। यानी कि हॉब्स के नज़रिए में सोसाइटी और स्टेट दोनों अलग अलग एंटिटी नहीं है, दोनों एक ही एंटिटी है। इसे चाहे आप सोसाइटी समाज बोले या फिर राज्य बोले या स्टेट बोले, ठीक है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और इसी को ये बोलते हैं सोवरेन। ठीक है, इसी को ये क्या बोलेंगे, सोवरेन। यानी कि ये संप्रभु है अपने आप में। ठीक है, ये अपने आप में संप्रभु किसको बोलते हैं कि जो अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र हो डिसीजन लेने के लिए। भारत एक संप्रभु देश है कि नहीं है? भारत क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है। इसीलिए भारत बोलता है कि हम सॉवरेन कंट्री हैं, हमारे ऊपर कोई भी किसी भी रूप में कोई भी दबाव नहीं हो सकता है। हम जिस तरह से चाहें अपना डिसीजन लेने में सक्षम हैं। हमारा जो डिसीजन है दूसरे के दबाव में कभी काम नहीं कर सकता है। हम सॉवरेन कंट्री हैं। तो जो सॉवरेन होता है अपने आप में वो डिसीजन लेने के लिए सक्षम होता है, अपने आप में अपने तरीके से कानून बनाने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि सिविल सोसाइटी और स्टेट को ही क्या बोल रहे हैं, ये सॉवरेन बोल रहे हैं। और सॉवरेन यहाँ पर जब ये बात करेंगे तो ये एक सिंगल आदमी भी हो सकता है, एक मैन भी हो सकता है और असेंबली ऑफ मैन भी हो सकता है। असेंबली ऑफ मैन भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स सॉवरेन क्या है, मैन और असेंबली ऑफ मैन। एक ग्रुप भी हो सकता है बहुत सारे लोगों, क्योंकि गवर्नमेंट में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं। आज प्रेजेंट डे गवर्नमेंट में भी आप देख लें कि सिर्फ एक हमारे पास सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन सिर्फ उनसे ही पूरी देश नहीं चल रही है। उनको असिस्ट करने के लिए क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं और बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि सॉवरेन का मतलब एक आदमी भी हो सकता है और असेंबली ऑफ मैन भी हो सकता है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। और इस सॉवरेन के पास ये जो स्टेट जो फॉर्म हो रहा है, जो सोसाइटी फॉर्म हो रही है, इनके पास सुप्रीम पावर होगा। ठीक है, अभी हमने बोला कि ये हर एक तरह के निर्णय लेने में सक्षम होगा। बिल्कुल ये सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सॉवरेन जो है वो सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। ठीक है, अपने आप डिसीजन लेने में ये पूर्णतः सक्षम है। ठीक है,
और जब भी ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए क्या हुआ, अभी हमने स्टेट ऑफ नेचर में देखा था कि जितने भी आदमी हैं उन्होंने अपना जो नेचुरल राइट है वो किसको दे दिया, सॉवरेन को दे दिया, यानी स्टेट को दे दिया। तो आप इसे भी डायग्राम लिख सकते हैं कि थ्रू द सिंगल कॉन्ट्रैक्ट जो नेचुरल राइट्स था, नेचुरल राइट्स जो है वो अब किसके पास चला गया, आपका जितना भी नेचुरल राइट्स है वो सॉवरेन के पास चला गया। ठीक है, तो इस तरह से ये डायग्राम के थ्रू आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आप सॉवरेन का नेचर आप देख सकते हैं। सॉवरेन का नेचर क्या है, बिल्कुल सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। ठीक है, ये अपने तरीके से लॉ बनाने के लिए सक्षम है। अब इसी टॉपिक में जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था हॉब्सियन ऑब्लिगेशन का, यानी कि जब सॉवरेनिटी की बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि सॉवरेन किस किस काम के लिए सक्षम है और आदमी को किस रूप में ओबलाइज होना चाहिए। जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता है ना, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब आप समझ लें कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जो भी रूल ऑफ द लैंड है या फिर लॉ ऑफ द लैंड है उसको आपको मानना पड़ेगा, उसके प्रति आपको एक आपके जो कर्तव्य का भावना होगा आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, आप उसके प्रति ओबलाइज्ड होंगे, या फिर जो भी स्टेट आपके प्रति काम करती है उसके प्रति आप ओबलाइज्ड होंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो अगर सॉवरेनिटी, सॉवरेन स्टेट फॉर्म हो रहा है, कोई एक सॉवरेन अथॉरिटी फॉर्म हो रहा है तो उसके प्रति आपकी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, ये पॉलिटिकली जवाबदेही है आपकी कि इसके बनाए गए नियम और कानून को आपको मानना पड़ेगा। तो आप पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का आप एक तरह से डेफिनेशन भी आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था 2017 में तो इसको इंट्रोडक्शन में आपको लिखना चाहिए था कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का एक छोटा सा आप डेफिनेशन दे दें कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ऑब्लाइजेस पीपल टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड। यही क्या होता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होता है। और हॉब्स के तौर पर जो भी सॉवरेनिटी है वो बिल्कुल सुप्रीम है और वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वो अपने ढंग से नियम कानून बना सकता है। तो वो जो भी नियम कानून बना रहा है आपको उस पर सहमत होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप रिवोल्ट करें। आगे हम देखेंगे कि जो हॉब्स, पता है हॉब्स जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि आपने जो भी नेचुरल राइट्स है आपने सॉवरेनिटी को दे दिया है, सॉवरेनिटी को सौंप दिया है। अब इस कंडीशन में आप अगर कभी कुछ ऐसा होता भी है फिर भी आप हॉब्सियन स्टेट में आप कोई रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा नियम कानून, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट लेकर आती है जहाँ पर आपके जो भी आर्टिकल, जैसे विद इन इंडिया जो हमारे पास आर्टिकल 19A है जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं कहीं जगह पे, कोई एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ये सब हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है। अगर कोई भी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नियम कानून लेकर आती है और उस नियम कानून से क्या होता है, हमारे ये जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमारे आर्टिकल 19 में, इसका अगर कहीं पे तौहीन होता है और इसको वायलेट होता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये जो स्टेट है वो हॉब्सियन स्टेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और आर्टिकल न्यूज़पेपर में आप देखने लगते हैं कि जो आर्टिकल है उसमें लिखा रहता है, कहीं एक वर्ड होगा, वो लोग लिखते हैं कि हॉब्सियन स्टेट। हॉब्सियन स्टेट यही है कि वो बिल्कुल एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी की तरह काम कर रहा है, जबकि आज जो डेमोक्रेसी जो प्रिंसिपल है जिस पर बेस्ड है वो क्या है, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड है। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और इस पर क्या है कि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, हॉब्सियन ठीक है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या बताता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, जो भी लॉज क्रिएट किए गए हैं, जो भी वहाँ के लॉ, जो लैंड है, जो भी उस देश का जो कल्चर है, जो कस्टम है, कस्टम लॉज हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब ये हॉब्सियन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन जो 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है, इसमें आप देखेंगे
तो आप लिख सकते हैं कि ऑल नेचुरल राइट्स ऑफ मैन आर सरेंडर्ड टू द सॉवरेन वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, आपने जो भी नेचुरल राइट्स जो सॉवरेन के प्रति आपने सरेंडर कर दिए हैं वो एक बार किया है और हमेशा के लिए किया है। ऐसा नहीं है कि अब आपका मन करे कि अरे नहीं यार कि अब हमने तो दे दिया था अपना राइट्स, अब आपका मन करे कि आप ज़्यादा स्ट्रांग बन गए हैं तो आप जाएं स्टेट के पास और बोले कि हमने जो भी आपको राइट्स दिए थे, अपना नेचुरल राइट्स आपके सौंप दिया था, हमने उसको त्याग कर दिया था, वो हमें नेचुरल राइट्स वापस चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हॉब्स बोलते हैं कि ऑल नेचुरल राइट्स ऑफ मैन आर सरेंडर्ड टू द सॉवरेन वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, सभी ने अपना नेचुरल राइट सरेंडर कर दिया था। द पावर कन्फर्ड ऑन हिम कैन नॉट बी विड्रॉन बिकॉज इफ मैन चोज टू रिवाइव दियर नेचुरल राइट्स दे वुड रिवर्ट टू द स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, कहने का मतलब आखिर ये क्यों चाहते हैं कि वापस वो नहीं मिल सकता है आपको नेचुरल राइट्स? क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, हमारे आपके जैसा कोई भी व्यक्ति जाए और स्टेट के पास बोले कि हमारा जो भी नेचुरल राइट्स था हमने क्योंकि नेचर कोई हमें बाउंड नहीं कर रहा है किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, हम स्वतंत्र हैं, तो हमने जो भी आपको राइट्स दिए थे हम वो राइट्स विड्रॉ करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और फिर से मतलब कि आपने अपना नेचुरल राइट्स वापस मांगा तो क्या होगा कि जो स्टेट है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगा और हम लोग फिर से स्टेट ऑफ नेचर में पहुंच जाएंगे। और स्टेट ऑफ नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू हॉब्स? बिल्कुल एक कायोस की स्थिति है। ठीक है, स्टेट ऑफ कायोस है जहां पर किसी के भी राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है, हर एक कोई किसी न किसी राइट्स पे कब्जा करना चाहता है अपने सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए। तो इसलिए ये मनाही है कि आप अपना नेचुरल राइट्स विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आपने विड्रॉ करेंगे तो ये टोटल एनार्की होगा और टोटल इनसिक्योरिटी का फिर से एक सिचुएशन पैदा हो जाएगा। यहाँ पर हॉब्सियन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में फिर हम लोग बात करेंगे। अभी हमने बात किया था कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स आपके पास राइट टू रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, राइट टू रिवोल्ट एंड रिवॉल्यूशन नहीं है, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। याद कीजिए जब हमने बैकग्राउंड में बात की थी कि जब हॉब्स थे उसी समय इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था और ये जो थ्योरी लाकर हॉब्सियन ऑब्लिगेशन का जो थ्योरी लाकर पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, ये इस बात को कंडेम करते हैं कि इंग्लैंड में उस समय सिविल वॉर हुआ। ठीक है, और इसीलिए ये अब जब अपना थ्योरी गढ़े ये इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बोलते हैं कि मैन के पास राइट टू रिवोल्ट और रिवॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को भी आप अंकित कर लें। ठीक है, ये बोलते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैन एंड द सॉवरेन, जो स्टेट फॉर्म हुआ है, वो क्या है कि वो क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ गवर्नमेंट को ही नहीं गिराएगा। आप क्या सोच रहे हैं, ये हॉब्स के तौर पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स कि अगर आपने रिवोल्ट किया, रिवॉल्यूशन किया और अपना कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ किया गवर्नमेंट से, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का पतन नहीं होगा, सिर्फ गवर्नमेंट वहाँ से हटेगी नहीं, वो पूरी सोसाइटी का पतन होगा। क्यों होगा? आप अपने दिमाग में सोचें, थोड़ा सा के लिए सोचें कि आखिर ऐसा क्यों होगा कि गवर्नमेंट जब ख़त्म होगी तो सोसाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए होगा कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स कि जो भी सॉवरेन जो फॉर्म हो रहा है वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है, अभी हमने बात की थी, और सिंगल उसी कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी भी फॉर्म हो रहा था और स्टेट भी फॉर्म हुआ है। तो अगर स्टेट का गवर्नमेंट का डिसइंटीग्रेशन होता है तो सोसाइटी भी नहीं बचेगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हॉब्स सोसाइटी और स्टेट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इसीलिए अब सोसाइटी जब ख़त्म हो जाएगी तो आप सोचें कि आप कैसे रह सकते हैं, आपकी ज़रूरतें कौन पूरा कर सकता है। देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हमें स्टेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि लॉक बोलते हैं कि स्टेट का सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत कब है कि आपके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अकॉर्डिंग टू लॉक क्या था कि नेचुरल राइट्स जो था आपका राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी था, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या था कि स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। तो एक जो थॉट बोलता है कि स्टेट हमारे लिए इतना काम करता है तो इसलिए हम लोग स्टेट के प्रति हमें पॉलिटिकली ऑब्लाइज्ड होना चाहिए। और ये ऑब्लाइज किस रूप में हो कि स्टेट कोई भी गाइडलाइन जारी करे तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है, आप देखिए चूँकि स्टेट हमें इतना कुछ देता है, जैसे कि अभी पेंडेमिक हुआ तो पेंडेमिक में भी आप देख रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल एलिनेट रहते, आपके साथ कोई नहीं रहता,
ठीक है, फैमिली है, ठीक है, लेकिन अगर स्टेट इस समय नहीं होता, स्टेट का कोई भी इस समय जो भी हाइपोथेसिस है, जो भी संकल्पना है स्टेट की, जो भी थ्योरी है स्टेट की, अगर उस स्टेट वैसा स्टेट रहता ही नहीं है, जिस तरह से स्टेट आज फंक्शन कर रहा है, अगर स्टेट नहीं होता, आप कल्पना कीजिए कि स्टेट नहीं होता और पेंडेमिक आ जाता, तो आपको कौन संभालता। अभी देखें पेंडेमिक में जो भी मशीनरी बनाई गई हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, वो स्टेट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट रहता ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल गवर्नमेंट लेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी होता, तो आदमी अपने अपने तरीके से ही उस चीज़ को डील करते और हो सकता था कि बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ता, जान माल सब चीज़ के तौर पर। आपकी लिबर्टी, आपकी जो भी चलने फिरने की लिबर्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाती और हमेशा के लिए हो सकता था कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन जब स्टेट का इंटरवेंशन होता है तो आपके लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, आपके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपके लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आप पेंडेमिक के दौर में भी आप क्या हैं कि एक तरह से ऑनलाइन क्लासेस कर सकें और वीडियोज़ के थ्रू पर अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। तो देखिए कि स्टेट का फॉर्मेशन होना कितना ज़रूरी था और स्टेट के वजह से ही हम लोग पेंडेमिक से लड़ पा रहे हैं। लेकिन इसके इतर एक और जो थॉट है, एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये बोलता है, उसका भी तर्क बहुत ही स्ट्रांग है। उसका कहना ये है कि स्टेट का फॉर्मेशन कर कर आपने एक तरह से अपनी नेचुरलिटी को डिस्ट्रॉय किया है। जिस तरह से संसार नेचुरल रूप में था उसको आपने डिस्ट्रॉय किया और आर्टिफिशियल एलिमेंट लेकर आए और बहुत ज़्यादा आपने नेचर में इंटरवेंशन किया है। और ये इंटरवेंशन का ही नतीजा है कि कोरोना वायरस, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस जैसे बीमारियों का सामना हमें करना पड़ रहा है। अगर हम लोग नेचुरली रहते हैं तो नेचुरल हमें लड़ने की उसमें क्षमता होती है हमारी बॉडी में, लेकिन हमने क्या किया, कभी इस बॉडी को ना कभी इस संसार को हमने उसके नेचुरल रूप में रहने दिया ही नहीं। हमने अपने तौर से एक एक्सटर्नल फोर्स को जनरेट किया स्टेट के तौर पर और इसमें हमेशा लगातार इंटरवेंशन करते जा रहे हैं, चाहे वो सड़क का निर्माण हो या हवाई जहाज़ का निर्माण हो या फिर जो भी आपकी सुख सुविधा की जो चीज़ें हैं, फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशन, व्हीकल्स, ये सब क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जिसका परिणाम ही हमें भुगतना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसी बीमारियां आ रही हैं, सुनामी जैसे आपदाएं आ रही हैं और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स देखना पड़ रहा है, फ्लड्स देखना पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर जो फ्लड्स हैं हमारे टाउन प्लानिंग के मिस प्लानिंग के ही वजह से हो रहा है, कि जो कि ड्रेनेज सिस्टम ढंग से नहीं होता और वहाँ से फ्लड हमें देखने को मिलता है। तो एक इनका भी जो है कथन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तर्क, कि आपने चूंकि नेचुरल रूप में रहने दिया ही नहीं इसलिए आपको ये झेलना पड़ रहा है। और एक तरह से वो तर्क देते हैं कि स्टेट का फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीज़ों से लड़ने में मदद करता है और बहुत सारी सुख सुविधाएं हमें प्रदान करता है। ठीक है, तर्क अपने अपने जगह पे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हॉब्स जो बात करते हैं वो सीधे किस बात करेंगे, एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात करते हैं ये। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रिवॉल्ट को भी सही नहीं मान रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच होगा, ख़त्म होगा, तो वो स्टेट का और सोसाइटी का दोनों का हरास होगा। इसीलिए ये बोलते हैं कि आपके पास विड्रॉ करने की आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ करने की कोई भी आपके पास अधिकार नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये बोलते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो क्या है, बिल्कुल एब्सोल्यूट है। सॉवरेनिटी जी एब्सोल्यूट, इंडिविजिबल, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, एंड इनएलिनेबल यानी कि उसको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो हॉब्स क्या करते हैं वो अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, आप अपने आंसर में जरूर लिखिएगा, इस बात को जरूर मेंशन कीजिएगा कि जो हॉब्सियन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है वो अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। हॉब्सियन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इक्वल टू है ना अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, यानी कि जो भी है उस कानून आपके पास और कोई अभी राइट्स नहीं बच गया है, जो भी है वो स्टेट के पास आपके पास राइट्स है, आपके राइट्स है। यहाँ तक कि आप प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं अगर कोई भी आपके राइट्स का वायलेशन होता भी है तब भी। और फिर आगे ये बात करते हैं कि जो अब देखिए कि हम लोग क्या देख रहे हैं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में हमने सॉवरेनिटी का एक तरह से उसका नेचर ही देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो नेचर कैसा है सॉवरेन का, तो नेचर ऑफ सॉवरेन में ये आगे बात करेंगे कि जो सॉवरेन है वो बिल्कुल जो मॉरली न्यूट्रल है। ठीक है, यानी कि जो भी जो मॉरल उसका अपना कोई मॉरल नहीं होगा। ठीक है,
और एक तरह से वो प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह है। विच हैज़ नो इंटरेस्ट, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, नो इंटेंशंस एंड नो कैरेक्टर ऑफ इट्स ओन, अपना कोई भी स्वभाव उसके पास नहीं है, क्योंकि सॉवरेन जो बन रहा है वो आपके विल पे बन रहा है, जो लोग हैं वो सॉवरेन बना रहे हैं, तो एक अलग उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। जो लोगों का कैरेक्टर है जिस तरह से, वही आगे जाके एक बंडल रूप में और सॉवरेनिटी को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये सॉवरेनिटी का कैरेक्टर, आगे कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं कि सॉवरेनिटी जो कैरेक्टर है उसको वो कंपेयर करते हैं लेवियाथन से, इसलिए इन्होंने किताब लिखी है लेवियाथन। लेवियाथन एक सी मॉन्स्टर है, ठीक है, समुद्री एक विशालकाय जंतु है, बहुत बड़ा विशालकाय जंतु है जिसको कंपेयर किया जाता है व्हेल वगैरह से, ब्लू व्हेल वगैरह से। तो लेवियाथन क्या है, सी मॉन्स्टर है, और इसको वो कंपेयर करते हैं स्टेट की तरह। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ जो सबसे बड़ा है स्टेट क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है, जिस तरह से सी में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, लेवियाथन है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि सॉवरेन इज exemplified by Leviathan, that is a sea monster who is largest of all sea creatures and most powerful of them। जितने भी लोग हैं, जैसे कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, वो सबसे पावरफुल क्या है, स्टेट है। इसलिए लेवियाथन से कंपेयर करने का मतलब है कि जिस तरह से सी मॉन्स्टर है वो सबसे ज़्यादा, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सी में उन सबसे शक्तिशाली है, उसी तरह से इस सोसाइटी में सबसे जो शक्तिशाली क्या है, वो सॉवरेन अथॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी कैरेक्टर उसके बारे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जब वो लेवियाथन के सी मॉन्स्टर की बात करेंगे तो वो एक तरह से आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स जो वो सॉवरेन है उसको गॉड से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिशाली उसको बनाया गया है ना। हॉब्स के जो भी, हॉब्स का स्टेट है, हॉब्स की जो सॉवरेनिटी की थ्योरी है, उसमें सॉवरेन को, जो स्टेट है, जो अथॉरिटी है, सॉवरेन अथॉरिटी है, उसको गॉड के समकक्ष खड़ा कर दिया गया है। वैसा गॉड, वैसा भगवान कि जो कि मॉर्टल है, यानी कि जिनकी नश्वर हैं, जिनकी मृत्यु हो जाए। और वो किसके अंडर में काम कर रहा है, वो एक सुप्रीम गॉड के अंदर में काम, उससे सिर्फ एक एबव कौन है, इमॉर्टल गॉड। तो ऊपर इमॉर्टल गॉड, और जो हमें धरती पर यहाँ पर क्या है, लेवियाथन, यानी कि जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो मॉर्टल गॉड की तरह से ये कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हॉब्स डिस्क्राइब द लेवियाथन एज ए mortal god to which we owe under the immortal god our peace and defiance। ठीक है, और इसी में ये बोलते हैं, आप जस्टिफाई करते हैं कि किस तरह से, मतलब कि सॉवरेन और एब्सोल्यूट होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए ताकि आपके राइट्स को ये प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अब ये जस्टिफिकेशन देखिए, अब हम बात करेंगे जस्टिफिकेशन का, कि इतना पावरफुल स्टेट बनाने की आपको ज़रूरत क्यों है भाई, कि आप रिवोल्ट करने भी नहीं दे रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि स्टेट क्या है, हो सकता है ऐसा हो स्टेट कि हमारे वो अधिकारों का हनन करने लगे। ठीक है, अगर आप, क्योंकि आप आगे देखेंगे जब हॉब्स का जो क्रिटिसिज्म है, इसी बात पर तो क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने कि एब्सोल्यूट स्टेट का निर्माण करने के लिए बात कर रहे हैं, वो उन्होंने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की और एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात की है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया तो हो सकता है कि वो मिसयूज करे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके बारे में अरिस्टोटल ने भी बात की थी कि जब वो प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं तो याद कीजिए, वो बोलते हैं कि फिलोसफर किंग पर आप इतना ज़्यादा भरोसा क्यों कर रहे हैं, आपने उनको एक सुप्रीम अथॉरिटी दे दी है। हो सकता है कि उनका नेचर जो है आज बहुत अच्छा है नेचर, बाद में वो टेम्पर्ड हो जाए नेचर। तो यही बात का जब इनका क्रिटिसिज्म किया जाता है कि आपने इतना स्ट्रॉन्ग एक अथॉरिटी बना दी है जिससे आप बोल रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अब जस्टिफिकेशन क्या दिया गया है हॉब्स के द्वारा कि वो आखिर क्यों इतना स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। तो जस्टिफिकेशन में आप देखें, नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे जस्टिफिकेशन ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, जस्टिफिकेशन ऑफ सॉवरेन। ठीक है, या एब्सोल्यूट अथॉरिटी का क्या जस्टिफिकेशन दिया गया है। अब ये बात करते हैं, यहीं पर एक और क्वेश्चन जो आया है उसको भी आप लोग
जो जस्टिफिकेशन है उसमें आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉवेनेंट विदाउट स्वॉर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉवेनेंट्स, इसे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं एज ए स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है ये दिया गया है, कॉवेनेंट्स विदाउट स्वर्ड्स का मतलब क्या, तलवार, ठीक है। कॉवेनेंट्स विदाउट स्वर्ड्स आर बट वर्ड्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट हॉब्स का ही है, इसीलिए आप ये स्टेटमेंट को एज ए स्टेटमेंट आप इसको याद करना होगा आपको, और अपने आंसर राइटिंग में जहाँ पर आपको सूटेबल लगे उसका यूज भी करना होगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था 10 नंबर में, यानी कि 150 वर्ड्स में आपको इसको लिखना था। कॉवेनेंट्स विदाउट स्वर्ड आर बट वर्ड्स ऑफ नो स्ट्रेंथ, ठीक है। टू सिक्योर अ मैन एट ऑल, ठीक है। ये हॉब्स का ही स्टेटमेंट है। ये 2000 यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है, और ये 150 वर्ड्स में आपको यानी कि इसे लिखना है। ज़्यादा वर्ड्स नहीं है आपके पास, तो इसके लिए टू द पॉइंट आपको इसको लिखना पड़ेगा। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, अपने इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है। अब कोई भी कानून है और उसमें उन्होंने कोई सज़ा का प्रावधान नहीं दिया है, तो क्या होगा, वो मियरली एक वर्ड की तरह ही काम करेगा, क्योंकि अगर उस कानून का किन्होंने उल्लंघन किया तो उसको कोई पनिशमेंट ही नहीं मिलेगी, तो उसको पनिशमेंट का कोई डर ही नहीं होगा, और इस वजह से वो आदमी हो सकता है कि उसको फॉलो ना करे, ठीक है। याद कीजिए कि जैसे ट्रैफिक रूल आप ब्रेक करते हैं तो आपके ऊपर फाइन, एक चालान लगाया जाता है, आपको पीटा नहीं जाता है ना, आपको जेल में ज़्यादा, उसमें जेल की प्रावधान नहीं है। अगर आपने मना कर दिया है तब उसमें है कि आपको 6 महीने तक आपको जेल भुगतना पड़ सकता है। तो आप देखें कि हर एक जो भी कानून बनाया जाता है जिसको फॉलो करने के लिए, तो उसके लिए कोई ना कोई आपका एक पनिशमेंट का भी प्रावधान होता है कि अगर आपने उसको ब्रेक किया है, उसका उल्लंघन किया है, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा, या वो आपके एक फाइनेंस के रूप में हो, आपको फाइन देना पड़े, या फिर आपको जेल प्रिजन के रूप में हो, तभी वो कानून क्या है कि एक कानून रह पाता है। नहीं तो वो क्या होगा, सीधे एक वर्ड्स की तरह होगा, एक पीस ऑफ पेपर की तरह होगा जो भी कानून होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मानव नैतिकता कितनी ऊपर उठ चुकी है, ठीक है, इसलिए वो फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये बात करते हैं। फिर एक और एग्जांपल से आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ह्यूमन राइट्स कमीशन को बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपीएससी में भी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, टूथलेस टाइगर है, क्योंकि उसके पास वो सारी चीज़ें, मशीनरी उपलब्ध नहीं है जिस मशीनरी से वो आपको सजा दे सके, है ना, वो डिक्लेरेशन दे सके। और तो इसलिए वहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी एक टूथलेस टाइगर की तरह देखा जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन को भी आजकल बोला जाता है टूथलेस टाइगर, ठीक। तो आप देखें कि मीनिंग वही है कि कॉवेनेंट, कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है कॉवेनेंट से, विदाउट स्वर्ड, ठीक है, बिना किसी पनिशमेंट के, वो क्या है, एक वर्ड की तरह ही होगा, ठीक। ऑफ नो स्ट्रेंथ, जिसके पास कोई भी शक्ति नहीं होगी, टू सिक्योर अ मैन एट ऑल, जो कि आदमी की रक्षा नहीं कर सकता है। ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसमें आप लिख क्या कह सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स वो क्या बोलते हैं कि सॉवरेन आपको सिक्योरिटी तभी दे सकता है, मैन को सिक्योरिटी तभी प्रोवाइड कर सकता है, सॉवरेन कैन प्रोवाइड सिक्योरिटी टू मैन ओनली व्हेन ही इज़ पावरफुल इनफ टू कर्ब ऑल एंटी सोशल एलिमेंट्स, कि वो इतना जब पावरफुल, अगर वो पावरफुल नहीं होगा तो वो आपको सिक्योरिटी कैसे प्रदान करेगा। आपको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए उसको इतना पावरफुल होना पड़ेगा
ताकि वो जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो भी ऑफेंडर्स हैं, उनको वो पनिश कर सके। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, स्वर्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके पास पनिशमेंट करने की शक्ति होना चाहिए। और यही जस्टिफिकेशन है सॉवरेनिटी की, कि सॉवरेनिटी को इतना स्ट्रांग इसलिए ये बना रहे हैं कि अगर उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आपकी वो सिक्योरिटी नहीं कर सकता है। और आपने क्यों फॉर्म किया था आखिर सॉवरेनिटी, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था, ताकि आपके राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके, आपको प्रिजर्व किया जा सके। और जब अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी ही नहीं तो वो कहाँ से आपको प्रोटेक्शन दे सकती है। अगर पुलिस इतना सक्षम हो ही नहीं, पुलिस के पास वो राइट्स हो ही नहीं, तो आपको वो प्रोटेक्ट कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती है। इसलिए पुलिस को इतना राइट्स दिए जाते हैं और इसलिए इतना पावर दिए जाते हैं पुलिस को, कि आपके पास पावर है कि किसी को अरेस्ट कर सकते हैं अगर उन्होंने कोई भी कानून तोड़ा है। ऐसा हो कानून में कि पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर सकती है, बस पुलिस गई आपके पास, जैसे हंस के बोले कि आपने कानून तोड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है, आपने ये कानून का आपने उल्लंघन किया है, तो आप भी हंस के बोलिएगा कि जी हाँ उल्लंघन किया है, बस हो गया। अगर उनके पास पावर दी गई है कि हाँ कि आपको अरेस्ट, तो आपके पास एक डर होता है कि अगर हमने कुछ गलत काम किया है तो पुलिस आके हमें अरेस्ट कर सकती है। इसलिए जितने हीनियस क्राइम्स हैं, ठीक है, जो लॉ में एक आता है कि जो भी लॉ मेकिंग होती है उसमें प्रोपोर्शनैलिटी देखा जाता है, किस अनुपात में कोई भी क्राइम किया गया है, उसका इफेक्ट क्या रहा है, उसी अनुपात में पनिशमेंट दिया जाता है। ठीक है, ये लॉ में एक थ्योरी है कि आपको एक जो भी प्रोपोर्शन का, जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो भी थ्योरी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या कि अगर वो पावरफुल रहेगा तभी आपके राइट्स को वो सिक्योर कर सकता है। आप आगे लिख सकते हैं कि ही मस्ट बी फुली कैपेबल ऑफ पनिशिंग ऑल द ऑफेंडर्स बिकॉज इट इज़ द फियर ऑफ पनिशमेंट, जो अभी हमने बात की, इट इज़ द फियर ऑफ पनिशमेंट विच मेक्स द सिटीजन लॉ अबाइडिंग। ठीक है, ये आपका डर ही है ना कानून का, कि आपने अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है तो आपको क्या है, पनिशमेंट मिलेगा, आपको फाइन भरना पड़ेगा। अगर आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं और आपने मास्क नहीं पहना है तो हो सकता है कि आपको 2000 का चालान कट जाए। तो ये फियर है कि भाई कि 2000 का चालान कट जाएगा, एक बार में आपकी जेब से 2000 रुपये निकल जाएंगे। तो आप क्या है, उस डर से भी आप मास्क लगाते हैं। आप देखते हैं कि जिस तरह जब ये रेगुलेशन ख़त्म हो जाता है, रेगुलेशन ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर जब लोग देखते हैं कि अब ज़्यादा कोई ऐसा फ्रिक्वेंटली कोई आकर उन्हें चालान नहीं काटा जा रहा है और देखा नहीं जा रहा है, एक सर्विलांस में नहीं रखा जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मास्क नीचे कर दिए, ऐसे पहने और थोड़ा सा नीचे कर दिए। पता नहीं वो पहनने का क्या मतलब होता है कि ऐसे मास्क उन्होंने लगाया और नाक से नीचे कर दिए। इसलिए जैसे देखते हैं कि अभी जैसे जैसे केस बढ़ते हैं तो चालान ज़्यादा कटने लगता है। गवर्नमेंट के द्वारा ये पुश किया जाता है कि आप देखें कि जो ऑफेंडर्स हैं उन पर सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि वो उसको फॉलो करें और ये कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोक दिया जाए। ठीक है, इसलिए आप मेट्रो में अगर सफ़र कर रहे हैं तो अगर नाक से थोड़ा सा भी अगर आपने मास्क नीचे किया है तो आप पे चालान कट सकता है, आप सावधान रहिएगा। ठीक, तो यही बोल रहे हैं कि ये इट इज़ द फियर ऑफ पनिशमेंट विच मेक्स द सिटीजन लॉ अबाइडिंग, है ना। आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन कब बनते हैं, जब आपको डर हो कानून में प्रावधान जो है कि पनिशमेंट आपको हो सकती है। ठीक है, एन इफेक्टिव फोर्स इज ए नेसेसरी टूल ऑफ द सोवरेन वेदर ही इज़ रिक्वायर्ड टू यूज इट और नॉट। ये भी बात बोलते हैं कि जो इफ़ेक्टिव टूल हो, ऐसा एक इफ़ेक्टिव मशीनरी उसको प्रोवाइड किया जाए, शायद चाहे वो उसका इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन उसके पास वो शक्तियाँ होनी चाहिए। ठीक है, पनिशमेंट की शक्तियाँ होनी चाहिए, चाहे वो उसका इस्तेमाल हो या ना हो। ठीक, ताकि लोग डरें और कानून को फॉलो करें। तो ये है जस्टिफिकेशन सॉवरेनिटी का इतना शक्तिशाली होने का। तो आप आगे लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट पावर इज देयर फॉर अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सॉवरेनिटी। इसलिए सॉवरेन होने के लिए इसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होना जरूरी है, तभी ये सॉवरेन बचा रहेगा। ठीक है, और इसमें आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग करेंगे, जस्टिफिकेशन देख लिया आपने कि क्यों ये इतना मजबूत सॉवरेनिटी का नींव रख रहे हैं, इतना मजबूत सॉवरेनिटी का गठन की बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में ही, जो कि सबमिन का स्टेटमेंट है। सबमिन एक थिंकर हुए हैं
याद कीजिए कि जब हम लोग प्लेटो अरिस्टोटल जब पढ़ रहे थे तो एज ए क्रिटिक्स हमने पढ़ा था सबमिन को, जीएच सबमिन को। ठीक है, हमने मैकियावेली पढ़ा था तो उनके क्रिटिक्स में भी हमने पढ़ा था जीएच सबमिन को। ठीक है, तो आपको याद होगा मैकियावेली वाला जाके आप लेक्चर देखें, वहाँ पे हमने जीएच सबमिन को पढ़ा था। तो जीएच सबमिन एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं जो कि इन सबको स्टडी किया है उन्होंने, और उनका ही एक स्टेटमेंट है जो कि यूपीएससी में आया था। ये एज ए क्वेश्चन आप लिख लें। ठीक है, एज ए क्वेश्चन आप लिखें कि हॉब्स relieved sovereignty completely from the disabilities which बॉडिन भी क्या है, एक फिलोसफर हुए, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। बॉडिन हैड इनकंसिस्टेंटली लेफ्ट स्टैंडिंग। ठीक है, देखिए बॉडिन एक फ्रेंच फिलोसफर हुए। ठीक, बॉडिन एक फ्रेंच फिलोसफर हुए। बॉडिन के बारे में सुन लीजिए कि बॉडिन एक फ्रेंच फिलोसफर हुए, और इनको सबसे पहले जो थ्योरी ऑफ जो सॉवरेनिटी आई, इनको श्रेय जाता है कि ये सबसे पहले थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है, ये सबमिन का स्टेटमेंट है कि हॉब्स रिलीव्ड सॉवरेनिटी कंप्लीटली फ्रॉम द डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इन्होंने सॉवरेनिटी को, जो भी उसकी डिसेबिलिटीज़ था, उससे इन्होंने मुक्त करने का काम किया। किसने? हॉब्स ने। जो कि डिसेबिलिटीज़ किसके द्वारा छोड़ा गया था? बॉडिन के द्वारा। बॉडिन क्या है? एक फ्रेंच फिलोसफर हैं जिन्होंने सबसे पहले सॉवरेनिटी की थ्योरी दी, लेकिन इनकी थ्योरीज में बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ थी जिनको दूर करने का काम किया हॉब्स ने। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आपको दिया गया है और आपको कमेंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, 150 वर्ड हो, 250 वर्ड हो, है ना, आपको इसको कमेंट करने के लिए बोला गया। और ये सबमिन का स्टेटमेंट है जो कि हॉब्स के लिए है, कि हॉब्स ने सॉवरेनिटी को बिल्कुल डिसेबिलिटी से फ्री कर दिया। यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं? आपके दिमाग में अब बैठ गया होगा कि ये बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं, कि हॉब्स क्या है, हमें लिखना है वही, अपने ढंग से इसको अब हमें मोल्ड करना है कि हॉब्स कैसे बात करते हैं एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की। ठीक है, जहाँ पे बॉडिन जो है ना, उन्होंने स्टार्ट तो किया था थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी देने के लिए, है ना, और वो चाह रहे थे कि जो सॉवरेनिटी हो उसको बिल्कुल एब्सोल्यूट बनाया जाए। लेकिन जब वो थ्योरी अपना इस्तेमाल कर रहे थे, जब थ्योरी वो लिख रहे थे, तो कुछ ना कुछ उसमें डिसेबिलिटी आ गई, जिसके वजह से वो सॉवरेन एब्सोल्यूट नहीं बन पाया। अब इसी के बारे में आपको लिखना है, तो आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि बॉडिन ने ऐसे कौन सी थ्योरी दी सॉवरेनिटी की जिसमें ये झलकता है कि सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेन जो है, वो सुप्रीम नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं कि जो आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पॉलिटिकल थॉट बाय द 16th सेंचुरी फ्रेंच फिलोसफर जीन बॉडिन। ठीक है, 16th सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसफर हैं जीन बॉडिन, इनके द्वारा आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिटिकल थॉट में, है ना। जो बॉडिन है, बॉडिन किस तरह से सॉवरेनिटी को डिफाइन करते हैं उसे भी आप लिख लें कि बॉडिन डिफाइंड सॉवरेनिटी एज ए सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अंडरटेन्ड बाय लॉ। ठीक है, अनरेस्ट्रेन्ड बाय लॉ। ही वांटेड टू डेवलप द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी इनटू एन एब्सोल्यूट पावर, but while arguing his case he came to accept certain limitations which prevented it from becoming an absolute power। ठीक है, जब वो अपने जो थ्योरी गढ़ रहे थे, अपनी थ्योरी का निर्माण कर रहे थे, तो कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया एब्सोल्यूट पावर पर, जिसे क्या है कि जिसे हम लोग बोलते हैं डिसेबिलिटीज़, और उसे ही हॉब्स ने बाद में दूर करने का काम किया। और हॉब्स सेट असाइड ऑल दैट डिसेबिलिटीज़, ऑल दैट लिमिटेशन दैट वाज मेड ऑन द एब्सोल्यूट पावर। अब कैसे? तो आप देखें कि सबमिन
3 डिसेबिलिटी पर पॉइंट आउट करते हैं। जो सबबिन है वो 3 डिसेबिलिटी को पॉइंट आउट करते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सबबिन, ठीक है। वो 3 डिसेबिलिटी की बात करते हैं जो कि जीन बॉडिन के थ्योरी में था। पहला जो डिसेबिलिटी है वो है कि जो सॉवरेनिटी है ना, सॉवरेनिटी, उसको जीन बॉडिन ने आंसरेबल टू गॉड बोल दिया था कि जो भी सॉवरेन अथॉरिटी होगी वो किसके समक्ष आंसरेबल है, किसके प्रति जवाबदेह है, वो गॉड के प्रति जवाबदेह है। जब आपने गॉड लेकर आए है ना और उसके प्रति जवाबदेह बना दिया सॉवरेनिटी को, तो एक ये डिसेबिलिटी की तरह काम किया कि वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी अब नहीं रह गई, ठीक है। जब आप गॉड की बात करते हैं तो आप नेचुरल लॉ की बात करते हैं कि वो नेचुरल लॉ को वायलेट नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही मेड सॉवरेन आंसरेबल टू गॉड, फर्स्ट पॉइंट, एंड सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉ, ठीक। सॉवरेन मस्ट पे अटेंशन टू नेचुरल लॉ बिफोर मेकिंग एनी लॉ। अकॉर्डिंग टू बॉडिन ने क्या बोला कि जो भी आप कानून बनाएंगे सॉवरेनिटी, वो ये ध्यान में देखकर बनाएंगे कि वो नेचुरल लॉ को वायलेट ना करे, वो नेचुरल लॉ से आके टकराए नहीं। तो ये क्या हुआ, वो उसका जो सुप्रीम अथॉरिटी है सॉवरेनिटी, उसको लिमिट करने की बात हुई कि नहीं हुई। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात कि इन्होंने जो जीन बॉडिन है उन्होंने बोला आगे चलकर, जो सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे उसमें, कि जो सॉवरेनिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मानना पड़ेगा। जो भी सॉवरेन अथॉरिटी है उसको क्या मानना पड़ेगा, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको मानना पड़ेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को वायलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, लिमिटेशन हुआ कि नहीं हुआ सॉवरेनिटी पर। तो आप लिख लें कि बॉडिन हैड हेल्ड दैट द सॉवरेन मस्ट अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ हिज लैंड। सॉवरेन वाज नॉट एम्पावर्ड टू सेट असाइड एंशिएंट यूजेस एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द राल, ठीक है। जो भी वहाँ पे एंशिएंट प्रैक्टिसेस चल रही थी उसको वो तौहीन नहीं कर सकता है ना। तो ये एक लिमिटेशन हुआ सॉवरेन पर, इसीलिए ये सेकेंड डिसेबिलिटी हुआ अकॉर्डिंग टू सबमिन, ठीक है। थर्ड डिसेबिलिटी क्या हुआ कि ये राइट टू प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, कौन, बॉडिन, यानी कि बॉडिन बात करेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आदमी को ग्रांटेड होना चाहिए और उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, उसका कोई वायलेट नहीं कर सकता है। सॉवरेन जो अथॉरिटी है वो राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर सकता है। तो ये भी क्या हुआ, एक लिमिटेशन हुआ कि नहीं सॉवरेन अथॉरिटी पर, उसके पावर पर एक अंकुश लगाना हुआ कि नहीं, कि अब जब भी सॉवरेन एक्ट करेगा तो वो किस अकॉर्डिंग से करेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करेगा, अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ करेगा, अकॉर्डिंग टू कस्टम्स करेगा, जो भी वहाँ पे कस्टम है उस लैंड में, और अकॉर्डिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी करेगा कि किसी की प्रॉपर्टी का तौहीन ना हो, राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन ना हो, वो दबाया ना जाए। तो आप लिख सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड बाय द लॉ ऑफ नेचर अकॉर्डिंग टू बॉडिन। बॉडिन क्या बोलते हैं कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना वो नेचर के द्वारा दिया गया है, डेट इज़ द नेचुरल लॉ, और वो क्या है, एक नेचुरल लॉ हो गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू हिम सॉवरेन कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ टैक्सेशन। यहाँ तक की बात बोलते हैं, बॉडिन बात बोलते हैं कि जो सॉवरेन अथॉरिटी है ना वो टैक्सेस भी नहीं लगा सकता है, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल। जो भी आदमी है उसके कंसेंट के बिना वो टैक्सेशन भी नहीं लगा सकता है। तो आप देख लें कि ये मोटा मोटी जो सबबिन बात कर रहे हैं कि ये 3 डिसेबिलिटी बॉडिन की थ्योरी में दिखाई देता है, और इस तीनों डिसेबिलिटी को दूर करने का काम कौन किए हैं, वो हॉब्स किए हैं। इसलिए हॉब्स का जो थ्योरी ऑफ जो सॉवरेनिटी है वो बिल्कुल सुप्रीम है और बिल्कुल वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, इसीलिए हॉब्स को एब्सोल्यूटिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में कि हॉब्स स्टार्टेड विद द इंडिविजुअलिस्ट। आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में भी कि हॉब्स ने एज ए इंडिविजुअलिस्ट स्टार्ट किया बट एंड्स विद द एब्सोल्यूटिस्ट। और कैसे कि इंडिविजुअलिस्ट कैसे, क्योंकि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलता है, आदमियों का कंसेंट की बात करता है। तो आदमियों का जब वो कंसेंट की बात कर रहा है तो वो क्या है, वो बिल्कुल जब आदमी का कंसेंट की बात कर रहा है तो इंडिविजुअल प्रथम आ रहे हैं, तो वो इंडिविजुअलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, और जब वो इतना शक्तिशाली सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं तो वो एब्सोल्यूटिस्ट की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए हॉब्स ने कैसे क्या किया। तो हॉब्स की जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट इसी आंसर में, कि हॉब्स ने कोई भी जगह नहीं दी, नो रूम
फॉर एनी लिमिटेशंस लाइक दोज ऑफ नेचुरल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इनवायलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी। ना ही उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हॉब्स, ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करते हैं, और ना ही नेचुरल लॉ के बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इन तीनों जो है डिसेबिलिटीज उसको दूर करने का काम किया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि इन द अकॉर्डिंग टू हॉब्स जो सॉवरेनिटी है, जो सॉवरेन है, सॉवरेन अथॉरिटी है, वो किसी भी लॉ को फॉर्म करने में सक्षम है, किसी भी लॉ को बनाने में वो सक्षम है। हॉब्स क्या बोलते हैं कि लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू हॉब्स व्हाट इज लॉ? तो जब हॉब्स बोलते हैं कि लॉ जो कानून जो है वो कमांड है स्टेट का, ठीक है, तो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। अकॉर्डिंग टू हॉब्स लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, इट कुड नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द मोरल कंसेंट, जो कि मॉरलिटी के बेस पर कंसेंट, मॉरल कंसेंट के ऊपर उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। जो भी कमांड करे स्टेट वही क्या है? लॉ है। याद होगा बाहुबली पिक्चर आपने देखा है कि वचन ही मेरा शासन है, उसमें क्या है आप देखिए कि कितनी एब्सोल्यूट अथॉरिटी है वहाँ पर। जो कौन सी थी वो उनका नाम मैंने भूल गया, मैं भूल रहा हूँ। वो बोलती है ना कि जो बाहुबली मूवी है उसमें बोलती हैं कि वचन ही मेरा शासन है, यानी कि वचन जो भी उन्होंने बोल दिया, जो भी कमांड कर दिया, वही वहाँ का नियम बन गया। तो ये किसकी, हॉब्स भी इसकी बात करते हैं कि लॉ इज़ व्हाट दैट कमांड्स द स्टेट, जो कि स्टेट कमांड करे वही लॉ है। लॉ इज कमांड ऑफ स्टेट। आगे बात करते हैं हॉब्स की जो पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या है कि जो कि उस लैंड पे, लैंड का जो रूल, नियम, कायदे, कानून हो, जो लॉ है, जो लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव लॉ किसको बोलते हैं? जो लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और जिसके प्रति आप ऑब्लाइज्ड होते हैं, कॉमन पीपल, जिसको आप फॉलो करते हैं। यहाँ पर हॉब्स बोल रहे हैं कि पॉजिटिव लॉ भी सॉवरेनिटी को लिमिट नहीं कर सकता है, बिकॉज द सोर्स ऑफ पॉजिटिव लॉ, क्योंकि जो पॉजिटिव लॉ का जो स्रोत है वो खुद सॉवरेन है, सॉवरेन अथॉरिटी है, क्योंकि सॉवरेन अथॉरिटी ही वो पॉजिटिव लॉ बना रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो पॉजिटिव लॉ से भी ऊपर है, वो पॉजिटिव लॉ उसको बाइंड कर ही नहीं सकता, उसको लिमिट नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एब्सोल्यूट पावर दिया गया है हॉब्स के सॉवरेनिटी में, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और आप कंसेप्ट समझ लें कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव लॉ इन पे लिमिटेशन नहीं लगा सकता है, और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ पॉजिटिव लॉ है वो खुद सॉवरेनिटी है, जो सॉवरेन अथॉरिटी है वही पॉजिटिव लॉ क्रिएट कर रहा है, तो वो उसके अंतर्गत कैसे आएगा। इन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया है। इन्होंने बोला कि जो स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सॉवरेन अथॉरिटी की फॉर्मेशन हो रही है, वो लोगों के कंसेंट से हो रहा है। लोग आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ? स्टेट का निर्माण हुआ, एक सॉवरेन अथॉरिटी का निर्माण हुआ। ये बोलते हैं कि जब स्टेट, अब जब निर्माण हो रहा था, जब हम लोग स्टेट ऑफ नेचर में देख रहे हैं, जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस समय तो कोई स्टेट थी नहीं, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा कैसे हुआ है स्टेट? स्टेट तो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है। जब उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेट हिस्सा ही नहीं है, जो सॉवरेन अथॉरिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट का सॉवरेन अथॉरिटी हिस्सा नहीं है। ये नहीं मानते हैं कि सॉवरेन